ओके गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज मैं आपको जिस पर्सन से मिलाने जा रहा हूँ उनका सफर बड़ा प्यारा है। वो पहले थे ऑथर, आज भी ऑथर हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, वीडियो कंटेंट बनाते हैं। मेरी उनसे बात ऐसे ऑनलाइन हुई थी, आज मुझे मौका मिला कि मैं उनसे बात कर सकूं, तो मिलवाता हूँ मैं एक कमाल के इंसान से। हाय प्रणाली मैम। हाय, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैं ना सबसे एक चीज जरूर पूछता हूँ मैम, ये सबका नाम होता है, किसी का स्टेज नेम होता है या फिर जो भी आज तक पॉडकास्ट में यहाँ पर आए हैं, आपका नाम बहुत यूनिक है, प्रणाली वीरा। आप प्लीज इसका मतलब बताएंगे? प्रणाली मतलब आपने न्यूज़ चैनल और उसमें सुना होगा कि ये हमारी कार्य प्रणाली है। तो प्रणाली का मतलब होता है ये हमारा काम करने का तरीका, प्रोसेस। प्रोसेस मतलब प्रोसेस और प्रोसीजर, वो मतलब होता है प्रणाली। और ओ, थैंक्स टू माय डैड कि मेरे डैड ने ये नाम रखा है मेरा। बहुत यूनिक है। यस। थैंक यू सर। थैंक मैम, अभी आप ऑथर हैं, यू। तो हम ऑथर पे बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखी थी इंस्टाग्राम पे, हाँ। ठीक है, तो मेरे को लगा आप एक इन्फ्लुएंसर हो और ऐसे ही करते हो, लेकिन जब मेरी बात हुई पता लगा आप ऑथर हो। इस एज में ऑथर बनने का एक मतलब, ये बताओ क्या जर्नी है ये? मतलब राइटिंग मुझे मतलब राइटिंग मेरे बाकी सारे काम से इट्स लाइक मेरा गेट अवे है राइटिंग। कि मैं जब लिखने बैठती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि आसपास क्या चल रहा है, क्या मतलब मैं पूरी की पूरी उस स्टोरीज के अंदर मैं घुस जाती हूँ। सो राइटिंग मेरे लिए इट्स लाइक कि मेरा पूरा का पूरा दैट्स लाइक माई मी टाइम, माई एंटायर मी टाइम, मेरा पूरा का पूरा मी टाइम है। और राइटिंग ओके। एक्चुअली मैंने मेरी जो फर्स्ट बुक थी वो मैंने 12th स्टैंडर्ड में मैंने लिखी थी। लेकिन फिर उसको मैंने एडिट नहीं की थी, वो स्टोरी एज इट इज़ पड़ी हुई थी। फिर मैंने उसको धीरे धीरे जब मैं आगे गई, एजुकेशन लिया एंड ऑल, तो उसमें फिर मैंने पढ़ाई के साथ साथ उसको एडिट किया पूरा का पूरा। कितनी बार एडिट किया, सारे लूप होल्स निकाले, सारे जितने भी एरर्स थे वो सब निकाले, और उसके बाद मैंने उसको सेल्फ पब्लिश किया। एंड ओके। फिर हाँ, और वो मेरी क्राइम सस्पेंस फिक्शन बुक थी। आई डोंट नो, मतलब क्राइम सस्पेंस मुझे पहले से ही बहुत फैसिनेट करता था, तो क्राइम सस्पेंस में मेरा अलग इंटरेस्ट रहा है। मैंने फर्स्ट बुक वो लिखी, सेकंड बुक भी मेरी क्राइम सस्पेंस फिक्शन ही थी। और थर्ड बुक ओके। मेरी जो थी वो मैंने विमेंस डे के जब 2022 में विमेंस डे आ रहा था तब मैंने मेरी थर्ड बुक रिलीज की थी। मैंने जितने भी वर्ल्ड वाइड सब जगह से जितने भी फीमेल ऑथर्स हैं सबकी मैंने बायोग्राफीज कलेक्ट की थी, उनको इंटरव्यू किया था। और बाकी ऑथर्स जिन्होंने मुझे नहीं दिया था उनको मैंने उन जो जिन्होंने स्टोरी दी थी, जो राइटर्स थी जिनको ऑथर बनना था, जो अभी बुक लिख रही थी, उनको मैंने उनकी भी मैंने इंटरव्यू लिया और उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया कि आप कैसे राइटर से ऑथर बन सकते हो, कैसे पब्लिश कर सकते हो, और उनको भी मैंने गाइडेंस दिया। तो मेरी पूरी जो थर्ड बुक है वो विमेंस की जर्नी के ऊपर है कि उनकी बायोग्राफी क्या रही है, वो कैसे ऑथर बनी, वो कैसे राइटर बनी, और आज वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करती है। तो ये मेरी हाँ, और बाकी मेरी बुक्स अभी स्टिल आने वाली है और वो एडिटिंग प्रोसेस में है अभी स्टिल। तो मैम आप अपनी फर्स्ट बुक के बारे में बताओ। फर्स्ट बुक मेरी अ गर्ल विथ अ ब्लैक हेड है। वो एग्जैक्टली ओके। वो वीडियो है जो मेरे प्रोफाइल में अक्षत सर ने जो वीडियो मेरे साथ जो बनाया है वो है हाँ। अ गर्ल विथ अ ब्लैक हेड। वो एक क्राइम सस्पेंस है, और वो अपनी कंट्री में जो ड्रग डीलिंग की प्रॉब्लम्स चल रही है उसके ऊपर है। इट्स अ फिक्शन स्टोरी, कम्प्लीटली पूरा का पूरा वो फिक्शन स्टोरी है, रियलिटी स्टोरी नहीं ओके। है। बट वो स्टोरी इस बेसिस पे है कि कैसे एक टीम ने अंडर कवर रह के विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करके विदाउट एनी प्रोटोकॉल उन्होंने ड्रग क्राइम को इरेडिक्ट करने की, मतलब निकालने की, पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की उन्होंने। तो वो स्टोरी पूरी उस पे है कि एक लड़की थी, वो अपनी लाइफ में नॉर्मली जा रही थी और अचानक से उसको पता चलता है कि उसको उसकी लाइफ का मकसद ये था ही नहीं कि पढ़ो, ग्रेजुएट करो, जॉब करो, ये सब उसका मकसद था ही नहीं। उसका मकसद था क्राइम को सॉल्व करना। तो पूरी स्टोरी उस लड़की की स्टोरी, लाइफ स्टोरी पे है, लाइफ जर्नी पे है। ओके, नाइस। मैम, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो आप अभी क्रिएट कर रहे हो, ऑथर से लेकर यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफ़र था, या जो भी आपके इंटरेस्ट थे स्कूल या कॉलेज टाइम के टाइम पे,
हर एक बच्चे का एक माइंडसेट होता है स्कूल कॉलेज के बाद में उसे क्या करना है। तो आज आप ऑथर हो, आपने बुक लिखी है, बहुत बड़ी बात होती है। हम तो सोच भी नहीं सकते हम बुक लिखेंगे। आपने लिख दिया और आपने इतनी चीजें कलेक्ट करी, लोगों की बायोग्राफी से रिलेटेड चीजें करी हैं और आप अच्छा कर भी रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि एक माइंडसेट क्या होता है ऐसे बच्चे का, जैसे जिस जगह पे आप हो इस एज में कुछ बच्चे कुछ और कर रहे होते हैं आपकी या मेरी एज के, आपने ऑथर या फिर लिखाई को चूज करा, कलम को चूज करा, तो स्कूल या फिर कॉलेज टाइम का एनवायरनमेंट ऐसा था या फिर आपका माइंडसेट था आपका कुछ करना है कि उसका माइंडसेट क्या होता है ऐसे किड्स का, राइट? हाँ एग्जैक्टली, क्या माइंडसेट होता उनका? बहुत इमेजिनेटिव, बहुत इमेजिनेटिव, चाहे वो फिक्शन हो या चाहे वो नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में भी मैंने एक नॉन फिक्शन बुक भी लिखी हुई है, व्हाट डू पीपल फील, जिसमें मैंने मोटिवेशनल और साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट्स लिखे हैं, जहाँ पे हम हमारी रोज़ की लाइफ में कितने लोगों से मिलते हैं, कितने इमोशंस को हम क्रॉस करते हैं। किसी के साथ हंस के बात किया, किसी के साथ हाँ ठीक है मतलब नॉट इंटरेस्टेड वैसे बात की, किसी के साथ नहीं 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 प्लीज स्टे अवे मतलब दूर रहो मुझसे वैसे बात की। तो कितने इमोशंस हम पूरी अपनी लाइफ में उसके अक्रॉस करते हैं, कितनों को हम फेस करते हैं। तो पूरी मेरी बुक में यही सारे इंसिडेंट्स लिखे हैं कि जिसमें दो लोग एक दूसरे के सामने जो भी इमोशन वो लोग प्रेजेंट करे, वो इमोशन वो लोग कैसे, उनका जो रीजन होता है वो इमोशन क्यों निकलता है। तो पूरी की पूरी नॉन फिक्शन बुक मेरी इसी पे है। ओके नाइस। कुछ लोग इंस्पायर होते हैं, जैसे मैं किसी से इंस्पायर हुआ तो मैं म्यूजिशियन बन गया, या फिर मैं इंस्पायर हुआ तो मैं बिजनेसमैन बन गया। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं जब से आपने होस्ट संभाला, कि आप ऐसा कोई आइडल रहे हैं या आज भी हैं? हाँ है। मैंने बहुत सारी, मतलब मैं किताबी कीड़ा हूँ, मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ। मेरे पास हाँ मेरे पास मेरी बहन जैसे मेरे पास बहुत कलेक्शन है। मैं मुझे जो भी नई बुक या अच्छे ऑथर की या बुक ऐसे मिल जाती है तो मैं तुरंत खरीद के उसको पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब मेरे पास इतनी सारी कलेक्शन आज भी पड़ी हुई है। बहुत सारे ऑथर्स से मैं इंस्पायर हुई हूँ। रोमांस के लिए अगर देखा जाए तो वो भी मेरी एक बुक आने वाली है रोमांस फिक्शन पे, तो उसके लिए मेरे जो आइडियल है वो रविंदर सिंह है। फिर जो नॉन फिक्शन है, नॉन फिक्शन के लिए मैं राधा कृष्ण पिल्लाई को फॉलो करती हूँ। तो अरे वाह। हाँ, और फिर बाकी भी कैजुअल वो अपने फैंटेसीज और उस सब के लिए, और बाकी फिक्शन के लिए मैं दरजॉय दत्ता को फॉलो करती हूँ। तो ऐसे मैं काफ़ी ऑथर्स को, मोटिवेशन के लिए मैं प्रीति शेनॉय की बुक्स बहुत प्रेफर करती हूँ, बिकॉज उनकी बुक मतलब एक लाइफ पे थी तो वो भी बहुत सुपर्ब थी। तो ऐसे मैं काफ़ी ऑथर्स को ऐसे फॉलो करती हूँ। बिजनेस बुक अगर लिखा जाए तो रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, वो बहुत ही अच्छी बुक है। वो मैंने 3 से 4 बार अमेजिंग बुक। यस, अमेजिंग बुक, मैंने भी पढ़ी है। मैम अभी हाल फिलहाल आप ऑथर के अलावा और क्या कर रहे हैं? आप बुक लिखने के अलावा और क्या कर रहे हैं? मेरा एक्चुअली बिजनेस बेसिकली एजेंसी है मेरी अपनी, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग और ये सब प्रोवाइड करते हैं। उसमें मैं बिजनेस मेंटरशिप भी प्रोवाइड करती हूँ। इसमें मैं बिजनेसमैन की काउंसलिंग करती हूँ कि उन्हें उनके बिजनेस गोल्स क्या है, अगर उनका बिजनेस ये स्टेज पर है तो उनको इस स्टेज पर कैसे लेके जाना है। तो ये पूरा जर्नी जो है उसमें चैलेंजेस क्या आने की प्रोबेबिलिटी है, वो सब मेरा रिसर्च रहता है कि उनकी इंडस्ट्री में क्या इनका चैलेंजेस रहेगा, उसको कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या है। और वैसे ये पूरा मतलब बिजनेस मेंटरशिप का मेरा प्रोग्राम रहता है जिसमें मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ। सेकेंड थिंग, एक बार ये हो गया तो उसके बाद मार्केटिंग की सर्विसेज अलग से है मेरी, जिसमें सोशल मीडिया पे उनका कैसे स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करनी है सोशल मीडिया पे, ताकि उनकी ऑडियंस उनके पेजेस पे एक्टिव रहे, लाइक करती रहे, कमेंट करती रहे, शेयर करती रहे। तो ये मेरी जो एजेंसी है उसमें हम ये, और वेबसाइट डेवलपमेंट भी पूरा का पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से वेबसाइट डिजाइन होती है। इट्स नॉट लाइक कि बस डिजाइन एलिमेंट्स रख के कर दिया। तो मेरा बेसिकली बिजनेस वो है, एजेंसी है मेरी। आज की जो जनरेशन है जिसको जेनजी लोग कहते हैं, आपकी थॉट उनके लिए क्या है? वो क्या बुक पढ़ना पसंद करते हैं आपके अकॉर्डिंग? जैसे आप और मेरी एज के जो बच्चे थे उस टाइम बुक बहुत प्यारी, उनको बुक बहुत अच्छी लगती थी या आज भी लगती हैं, बट जो अभी का एनवायरनमेंट है, जो सोशल मीडिया है,
आपका क्या मानना है एज अ ऑथर? आपकी थिंक अलग होगी, क्योंकि मेरे को कुछ लोगों से जानने को मिला था कि उन लोगों के लिए ना सोशल मीडिया पूरी लाइफ है। मॉम डैड भी उनके लिए मतलब उनके लिए स्टैंड नहीं करते, सब कुछ उनका इंस्टाग्राम है। मतलब क्या आप कहना चाहोगे कि आज के जेनजी से कि वो कहाँ किस मोड़ पे जा रहे हैं? क्या सोच है आपकी क्या सोच है? मेरे हिसाब से वो आज भी बुक्स पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। काफी उनमें भी, उस जनरेशन में भी काफी ऐसे लोग हैं जो बुक पढ़ते हैं, बुक्स को, ऑथर्स को फॉलो करते हैं। वो लोग भी काफी मतलब, बट उनको बहुत ज्यादा उनको सब चीजें क्विक चाहिए, फास्ट। मतलब हमारी जनरेशन से भी सब फास्ट, तुरंत। ऐसी बुक नहीं होनी चाहिए जिसमें 4-5 पैराग्राफ लंबे लंबे लिखे हो, नहीं, टू द पॉइंट कि ये है, इसका ये है, सिंपल टू द पॉइंट उनको चाहिए। और सेकेंड थिंग, बुक में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा फॉरगिव एंड फॉरगेट और वो सब प्रवचन, लेक्चर सब नहीं होने चाहिए कि माफ कर दो और ये करो, नहीं। मतलब नॉर्मलाइज करना वो जेनजी की जनरेशन का मेन पार्ट है, कि उनको सब चीजें नॉर्मलाइज करना। जैसे कि बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर बहुत ही ज्यादा मतलब खुद जैसे हो उनको एक्सेप्ट करो, उनको नॉर्मलाइज करो। तो ये सब जनरेशन का, ये सब बातें उस जनरेशन की है कि खुद को एक्सेप्ट करो, नॉर्मलाइज करो। हाँ ठीक है, हम नहीं है परफेक्ट, हम इम्परफेक्ट है, ठीक है, तो दैट इज नॉर्मल। कोई परफेक्ट नहीं होता पूरी दुनिया में। जैसे हमारे टाइम पे जो होता था वो ऐसा था कि नहीं, हमें परफेक्ट, हमें प्रैक्टिस एंड परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी जेनजी जनरेशन में आते ही नहीं है, बिकॉज दे आर मोर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि पहले तुम खुद को एक्सेप्ट करो। हाँ ठीक है, हमें नहीं पसंद, हमें नहीं करना फॉरगिव, इट्स ओके, नहीं करना तो नहीं करना फॉरगिव, माफ नहीं करना। okay. तो ये इट्स अ डिफरेंस। मतलब जो जनरेशन गैप है या फिर जो मेंटालिटी के है, वो डिफरेंस है। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है और दोनों के प्लस एंड माइनसेस है। बट इट्स लाइक, मैं ये नहीं कहूँ पहले के और आज के, ओके, पहले के और आज के जो जनरेशन गैप रहा है आज, जैसे मेरे को लगता है कि आज के लोगों में जो आपने बोला ना एक्सपेक्ट, वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो कैसे हैं। बट आज भी कुछ बंदे ऐसे जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते मेरे में कोई प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास ऐसे कई सारे लोग होंगे जो अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हैं कि बॉडी शेमिंग है, जब मैं जैसे भी दिखता हूँ या दिखती हूँ मैं ओके हूँ, कॉन्फिडेंस उनका अलग है। बट कुछ लोग हैं जिनके ऊपर फेक कॉन्फिडेंस है। आपका ऐसे वो एक्सपीरियंस रहा है, जो कोई ऐसा पर्सन हो जो कुछ अंदर से कुछ और बाहर कुछ और दिखाता हो? ऐसा कुछ हुआ है? बहुत, और ये बहुत कॉमन चीज है। अपने आसपास देखने जाओगे तो फ्रेंड सर्कल में और सब जगह पे ऐसे बहुत लोग दिखेंगे जो फेक कॉन्फिडेंस लेके घूम रहे हैं आज, कि नहीं मतलब बाहर से दिखाना है मैं ठीक हूँ और अंदर से इतने सारे कॉम्प्लेक्शंस है, ओ माय गॉड, मतलब मैं ठीक तो लगूंगी, मैं कैमरे के सामने मेरे चीक्स बहुत मोटे लग रहे हैं, मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, स्लिमिंग ऐप यूज किया, स्लिम किया खुद को। सो ऐसे बहुत लोग हैं आसपास। देखने जाओगे तो मैं कितनों, मतलब नेम्स नहीं ले सकते क्योंकि कितनों के लेंगे, बिकॉज बहुत लोग हैं। एग्जैक्टली वही। मैम, उनका फ्यूचर क्या होता है जो लोग फेक कॉन्फिडेंस लेके घूमते हैं? फर्स्ट ऑफ वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, एक तरीके से अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एग्जैक्टली, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि वो इजीली दिख जाते हैं कि इसका फेक कॉन्फिडेंस है। रीजन है कि वो कहीं पे भी पब्लिकली इजीली नहीं दिखेंगे। आपके सामने वो फुल कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, लेकिन जहां कहीं पे भी पब्लिक में आने की बात होगी या कुछ भी होगी तो उनका कॉम्प्लेक्शन अपने आप उनके फेस पे दिख जाएगा कि उनका कॉन्फिडेंस लो है, या फिर बहुत जल्दी स्वेटिंग जैसा रहता है, हैंड मूवमेंट्स रहती है, बॉडी लैंग्वेज रहती है, उनकी तुरंत दिख जाती है। सपोज आपकी बुक्स हैं, आप बुक लिख रही हो और आगे भी कंटिन्यू लिखते रहोगे, मेरे को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है जानने के अंदर कि इन फ्यूचर आप किस किस बुक पे काम कर सकते हो। आपने कभी किसी हॉरर पे काम करा मैम? आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है हॉरर का? हॉरर में मतलब मैं डरती नहीं हूँ, मुझे कॉमेडी लगता है हॉरर एक्चुअली। सो कैसे कॉमेडी लगता है? मतलब भूत आया ऐसे एंड या एक सेकंड का भी भूत के नाम से हंस रहे यार मैम आप? नहीं। अगर ऐसे भूत आएगा तो वो भी हंसेगा। हॉरर मेरा कप ऑफ टी नहीं है। हॉरर मैं कभी नहीं लिख पाऊंगी, हॉरर कभी नहीं। धार्मिक हो आप? नहीं, धार्मिक नहीं हूँ मैं धार्मिक नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि इंसानों को रिस्पेक्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानते कि नहीं किसी को भी? ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन है ना, आप ही के थॉट पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आप अगर मुझे पूछ प्लीज। रहे हो कि मैं धार्मिक हूँ या नहीं, तो आपका क्या पॉइंट हाँ ऑफ व्यू है कि अगर मैं ना बोलूंगी तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि मतलब कि धार्मिक आपके आपके सेंस में क्या है धार्मिक होना? भगवान की पूजा एग्जैक्टली करना, यही बात करना चाहता हूँ मैं। भगवान की हाँ पूजा करना, आस्था या रखना। फिर हाँ आस्था रखना, या फिर उनके जो जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी माइथोलॉजी है, उनके जो गुण है, उस गुण को एक्चुअली में अपने लाइफ में उतारना समझ के। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको साइड में रखना कि वो भगवान है, उनको हम एक तरह से सेकंड प्रायोरिटी रखें। फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखें कि उनकी जो लाइफ जर्नी थी उससे हमें सीखने को क्या मिलता है, उन्होंने कैसे डिसीजंस लिए, उन्होंने कैसे किया। तो उस चीज को अगर हम ध्यान दें रादर देन कि हम जाके भगवान के सामने हम झुकते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, हम झुकते हैं, लेकिन हम उनकी जो लाइफ जर्नी, उनके जो लेसन्स है, उन लेसन से हम कुछ सीखते नहीं है, तो वो कुछ पॉइंट का नहीं रहेगा। तो वही आपका क्वेश्चन है कि मैं धार्मिक हूँ या नहीं, तो वो टोटली आपके सेंस पे डिपेंड करता है। आप धार्मिक किसको समझते हो? डू यू वांट मी टू, आप चाहते हो कि आप ये देखना चाहते हो कि मैं मंदिर में जाके पूजा करके अपना फोटो डालूं, या फिर आप ये देखना चाहते हो कि मैं कुछ उनके थॉट्स पे, जो पहले हमारी माइथोलॉजी थी, तो भगवानों के थॉट्स पे मैं कुछ अपना अच्छी सी कोई अपने डिसीजन मेकिंग में मैं वो स्किल उतारूं, उनके लेसन्स में अपनी लाइफ में उतारूं? ओके तो आपके ऊपर वो स्पिरिचुअलिटी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। बिकॉज इसमें लोग ये भूल जाते हैं कि हमें उनसे सीख के उनके लेसन्स अपनी लाइफ में उतारने, उसके बदले में वो सिर्फ और सिर्फ पूजा आरती में उसमें जुड़ जाते हैं। आप जुड़ो उसमें, वो भी एक आस्था है और वो भी बहुत पावर देती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने कैसे स्टेप्स लिए थे, उनके डिसीजंस क्या थे, वो हमें सिखा रहे हैं कुछ, वो सीखना ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है मैम, एज अ राइटर आपका माइंडसेट अलग है, ठीक है, बाकी लोगों का माइंडसेट बहुत अलग है आपका। आप किसी कस्टमर या फिर किसी बंदे या फिर किसी नए रिलेशन से डील कैसे करते हो एज अ ऑथर, एज अ राइटर? आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है, मतलब आप कैसे डील करते हो नए रिलेशंस को? सबसे पहले तो उस इंसान को जानना पहचानना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए मैं कुछ भी जवाब नहीं दे सकती। जैसे कि अभी मेरे पास अगर बिजनेस में भी कोई क्लाइंट आए तो मैं तुरंत, उन्होंने मुझे काम दिया और मैंने प्रोजेक्ट खत्म करके दे दिया, सो दैट इज नॉट बिजनेस। ओके, वो बिजनेस नहीं है। मुझे उनसे बात करनी पड़ती है, मुझे उनसे मीटिंग करनी, मुझे उनको समझना पड़ता है कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। क्लाइंट साइकोलॉजी समझना बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पे फेल हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, ये एक्चुअली में हमारी लाइफ में हर जगह पे इम्प्लीमेंट होता है कि हम सामने वाले को कितना जानने की इच्छा करते हैं। वो तब होती है जब हम खुद से थोड़ी देर के लिए खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा साइड में रखें। भले उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिमाग में नहीं बैठ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन सोचो एक बार के लिए कि वो क्यों ऐसा बोल रहे, क्यों का जवाब अगर ढूंढ लिया तो फिर हमने उस इंसान को एक बार पहचान लिया, फिर तो आपको पता होगा कि उनको कौन सी लैंग्वेज में, कौन से शब्दों में उनको कौन सी बात कैसे कहनी है। जब आपको ये आ गया तो आप किसी भी इंसान को अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं, नए रिलेशनशिप को बेटर बना के रख सकते हैं। मैम आपके स्टूडेंट्स हैं? नहीं, स्टूडेंट्स तो कोई नहीं है। तो आप स्टूडेंट्स बनाओ प्लीज, आपके पास सीखने के लिए आना चाहिए लोगों को, वो बहुत अच्छी चीजें लेकर जाएंगे आपसे। क्योंकि मैं आपको जब सुन रहा हूँ ना, तो जैसे आपने मेरी एक चीज बहुत बड़ी क्लियर करी कि धार्मिक आप किसको कहते हो, आपने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया। सही में आपने एक वो चीज बहुत अच्छी बोली कि मंदिर में जाके फोटो डालना इस अलग थिंग, कि आप उनके पक्ष चिन्हों पे चलना चाहोगे, आप डिपेंड करता है कि आप उनसे क्या सीखना चाहते हो। डिफरेंस, सही बात है मैम, आपने एक बात सही बोली, तभी तो कहते हैं राइटर से बात करना बहुत जरूरी होता है। मेरी लाइफ में आई थिंक फर्स्ट राइटर आप ऐसे जिससे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, तो सच में एक राइटर लाइफ में होना चाहिए कि ना, वो बहुत सॉर्ट आउट, मतलब जो इतनी टेंशन वाली लाइफ है या फिर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, वो राइटर एक बिल्कुल ना सॉर्टेड कर सकता है कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे होता है।
हाँ। कौन है प्रणाली वीरा? बताओ कौन है प्रणाली वीरा के बारे में जानते हैं, मेरी ऑडियंस को बताओ आप कौन हो, क्या मतलब क्या चाहते हैं आप, क्या सोचते हो? इतनी सारी थिंकिंग आपकी जो इतनी अब सॉर्टेड हो, आप इतना ज्यादा सॉर्टेड हो, तो अगर आप किसी को समझाना चाहोगे तो क्या समझाना चाहोगे उनकी लाइफ को, वो कैसे चेंज करे? आप आ, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिव, आपकी पॉजिटिव वाइब है आपकी, आप बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो, आपके आपके हर एक आंसर में बहुत वजन है। तो मुझे बताओ मैम, लाइक हाउ टू लिव लाइक लिव, हाउ? द ओनली सॉल्यूशन की सॉर्टेड हो जाओ। जितने भी कैसे हो जाए? जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है लाइफ के, जितने भी प्रॉब्लम्स है लाइफ के, ये समझो कि सिर्फ पहली चीज तो ये एक्सेप्ट करो कि सिर्फ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। हर कोई किसी ना किसी की चीज के साथ डील कर ही रहा है, तो सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं। पहली बात तो ये कि खुद को प्रॉब्लम्स में ग्लोरीफाई करना बंद कर दो कि मुझ पे ही पहाड़ टूट पड़े। नहीं, हर किसी पे टूट रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में। आपकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से ही आप पे उतने ही पहाड़ टूट रहे हैं, उससे ज्यादा आप पे नहीं टूटने वाले कभी भी। तो अगर कैपेसिटी है, ये बात समझ लो कि अगर कैपेसिटी है तो फिर टेंशन किस बात की है, कर लेंगे डील। ओके, तो मेन पार्ट, आप हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू। सो मेन पार्ट ये है कि अगर एक्सेप्टेंस आ गया अपनी लाइफ में, कि ये एक्सेप्ट कर लिया कि जी, आई एम नॉट द, मतलब आई एम नॉट द ओनली वन, मैं अकेली नहीं हूँ जो प्रॉब्लम्स में हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ जो कभी कभी ये भी होता है कि हम झूठी तसल्ली खुद को देते हैं कि मैं अकेली हूँ जो बेटर हूँ। नहीं, हर कोई आपसे बेटर है, हर कोई प्रॉब्लम्स में भी है, हर कोई। ये एक्सेप्ट हो गया कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, तो फिर लाइफ सॉर्टेड एंड नो कॉम्प्लिकेशंस। ओके मैम, आप रोमांस पे एक बुक लिख रहे हैं? हाँ, लेकिन मेरी अब तक वो एडिट हो रही है स्टिल। हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं उस पे, अकॉर्डिंग टू श्योर। व्हाट इज रोमांस? मेरे हिसाब से गिफ्ट्स या फैंसी डेट्स रोमांस नहीं है। मेरे हिसाब से समय पे उस इंसान को, जब उस इंसान को ज़रूरत है आपकी, और उस इंसान के साथ जब वो इंसान कुछ भी नहीं है अपनी लाइफ में, वो इंसान ना ही कुछ अपने करियर में कुछ है, ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो अपसेट है, डिप्रेस है, और किसी भी बुरे हाल में, उस टाइम पे अगर आप उसको एज इट इज एम्ब्रेस कर सकते हो, एज इट इज उसके तरफ अट्रैक्टेड रह सकते हो, वो लव का रियल मीनिंग है। कि जब वो इंसान अपनी ओके, लाइफ में कुछ भी नहीं है, तभी भी आप उसको, जैसा वो सक्सेसफुल था तब भी आपके लाइफ में वो वही इंपॉर्टेंस थी उसकी, और जब वो कुछ नहीं है तभी भी आपकी लाइफ में वही इंपॉर्टेंस है। ये मेंटेन कैसे रखा जाता है एक ऑथर के अकॉर्डिंग, एक राइटर के अकॉर्डिंग? अगर कोई बंदा ऐसा है जो लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है तो रिलेशंस के अंदर ना कहीं अनबन आती है, तो पहली वो चीज, क्यों होता है? अट्रैक्शन फिर बाद में चीज खराब हो जाती है, इसका रीजन क्या होता है? हाँ, राइट राइट राइट। इसका रीजन ये होता है कि जो अनबन होती है ना, इन अनबन को हम नॉर्मल नहीं समझते। हमें लगता है ओ बाप रे, इस इंसान के साथ कितनी प्रॉब्लम्स है, मैं कैसे रहूंगी इसके साथ। नहीं, अनबन बहुत नॉर्मल हाँ, है। पहले तो उस अनबन को नॉर्मलाइज कर दो, तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। अब अगर अनबन की आपके माइंड में इंपॉर्टेंस कम हो गई, अगर उस अनबन की प्रायोरिटी आपके माइंड में कम हो गई, तो अपने आप वो अनबन इग्नोर हो जाएगी, और आपके रिलेशनशिप को अपने आप प्रायोरिटी मिल जाएगी। अनबन होना कौन सी बड़ी बात है, हर दो इंसान में होती है। कोई भी रिलेशन ले लो, मदर सन का ले लो, फादर सन का ले लो, फादर डॉटर का ले लो, ब्रदर सिस्टर का, हस्बैंड वाइफ का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, फियांसे का, किसी का भी ले लो, अनबन तो होती ही है। उसको नॉर्मलाइज करना सीख जाओ। और वो कैसे करें? मगर कई लोग उस जो जिस सिचुएशन में होते हैं ना, तो वो अपने गुस्से को प्रायोरिटी देते हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हारे आगे किसी को समझती नहीं हूँ। वो मैं बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जैसे मैं या आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं। तो कुछ लड़कों के मैंने भी समझाया होगा, आपने भी समझाया होगा, तो उस टाइम पे जो ईगो इश्यूज आते हैं, वो ईगो इश्यूज का रीजन क्या होता है? वो झूठा होता है ईगो, सबसे बड़ी बात तो। राइट, वो झूठा ईगो होता है। और ये जो मैं वाला फैक्टर है, वो भी तभी मैं रहता है अगर हमने चीजों को बहुत ही नॉर्मल नहीं रखा। सिंपल बैक टू सब घुमा फिरा के वहीं पे आता है। अगर आपके लिए
अनबन नॉर्मल नहीं है तो आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मैं इम्पोर्टेंट हो जाए। और ठीक है, उस चीज को भी अगर हम अगर वापस हम इसी सर्कल को दोहराते रहे और हम इस पॉइंट पे आए कि मैं वाला फैक्टर जो ईगो आ जाता है, चलो गुस्से में कोई भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन गुस्से में भी अगर मैं वाला, और उसके बाद जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हम अगर सोचे और तब हम खुद को ये बोले कि हाँ ठीक है, मैं गुस्से में था और यस मेरा ईगो बाहर आ गया और ईगो हर्ट हो गया, मैं अपसेट हो गया इसलिए मैंने बोल दिया तुरंत। तो उसके तुरंत बाद ये याद करो, ये कभी मत भूलो कि सामने वाले इंसान ने आपके लिए किया क्या है। अगर उसने एक छोटी सी भी हेल्प आपके लिए की है, अगर उसने मन से भी आपके लिए कभी कुछ अच्छा माना होगा, तो बस वहीं पे आपका ईगो का एंड कर दो, जाके माफी मांग लो। अरे वाह, एंड एक्सप्लेन देम। एंड पॉइंट ये है nice. माफी मांग लो। पॉइंट ये है कि उसको एक्सप्लेन करो कि ऐसा आपने क्यों फील किया। ये एक्चुअली ये चीज मैंने बहुत अच्छे से मेरी बुक में भी डिस्क्राइब की हुई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं होती कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि हम अपने इमोशन सामने वाले इंसान से ना छुपाएं। हम उसको जानने का हक है और उसको जानना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर गुस्सा आया क्यों आया, उसको पता नहीं होगा। अगर उसको पता नहीं है कि आपके मन में गुस्सा क्यों आया, देन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको माफ करे या वो आपको समझे। तो एक तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको जाके सब सच सच बताएं, उससे अपने इमोशंस ना छुपाएं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे आपकी बात बुरी लगी या अच्छी नहीं लगी, ये मुझे इंसल्टिंग लगा, प्लीज ये मत करना। वैसे वेरी नाइस मैम, सच में आप सही कह रहे हो। मैम जैसे इंस्टाग्राम की वीडियोस मैंने आपकी देखी, हाँ. उसमें जितना भी कंटेंट है वो जितना भी आपने लोगों को बोला या बहुत अच्छी सी लाइंस उसमें बोली हैं आपने, कई सारी चीजें सिखाई हैं, वो सारा थिंकिंग ऑफ माइंड आप ही का? हाँ, मतलब पूरी तरह से नहीं कह सकते, मुझे बहुत सपोर्ट भी मिला है मेरे घर से। और वैसे तो मेरे सारे के सारे जो भी वीडियोस हैं वो मैं देखती हूँ, मेरे आजू बाजू ऑब्जर्व करती हूँ कि किस इंसान ने कैसे बिहेव किया, क्या किया, और उस पे से मैं कंटेंट बना देती हूँ। तो ये बेसिकली टोटली मेरे दिमाग का नहीं है, इट्स जस्ट कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या कहता है इस चीज पे। इस पॉसिबिलिटी है कि कोई और इस चीज को अलग तरह से देखे, एक चीज को देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये टोटली मेरा हाँ नहीं है। कंटेंट जब आप क्रिएट करते हो, आपका फेवरेट टॉपिक क्या होता है उस टाइम पे? आप मतलब आपका फेवरेट टॉपिक क्या है पूरी लाइफ को लेकर, या फिर सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आजू बाजू हो रही हैं, चाहे वो आपके कोलीग्स में हो रही हैं, चाहे आपके क्लाइंट्स के अंदर हो रही हैं, जो आप कंटेंट क्रिएट करते हो? तो जैसे मेरे साथ है, जैसे मैं रील्स बनाता हूँ कभी कभी, तो एक हम लोग स्क्रीन डाउन अप डाउन कर रहे हैं, तो एक सडनली क्लिक होता है कि यार ये तो मेरे से रिलेटेड है। तो आपको क्या रिलेट करता है कंटेंट? मुझे एक्चुअली सब थोड़ा रिलेट करता है। देयर इज नो प्रायोरिटी, क्योंकि लाइफ में अभी जैसे मैं हूँ तो किसी की मैं सिस्टर हूँ, किसी की डॉटर हूँ, किसी की मैं फियांसे हूँ, तो ऐसे मेरे कितने सारे रोल है, किसी की मैं क्लाइंट हूँ काम करने के लिए। तो ऐसे मेरे सारे कितने सारे रोल है, सब रोल में मुझे कहीं ना कहीं तो सारी चीजें लगी रही है। तो मैं एक चीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकती कि कंटेंट में भी मैं रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करूँ या फिर कॉन्फिडेंस को करूँ या फिर बॉडी लैंग्वेज को करूँ, कम्युनिकेशन को करूँ। नहीं, सबका थोड़ा दिखना ही पड़ता है। सब आफ्टर ऑल सारी की सारी चीजें सब अंदर से तो इंटरकनेक्टेड ही है। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। वैसे मैम मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो न्यूज है आज के डेट में, आप उनको कैसे सोचते हैं? वो सच है, झूठ है, किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ है? आप कैसे देखते हो मीडिया को? न्यूज एंड मीडिया मैं इतना फॉलो नहीं करती। उसका रीजन है कि आई डोंट नो, मुझे ऐसा है कि जब तक मैंने अपनी आंखों से और अपनी कानों से ना सुना हो तब तक मुझे बिलीव नहीं होता। हाँ ठीक है, काफी बातें मीडिया की सच भी है, मैं ना नहीं कह रही हूँ। वो लोग भी इतना रिसर्च करके और इतने परेशान होके सब डेटा कलेक्ट करते हैं और इतना सब कुछ प्रेजेंट करते हैं, यस, इसलिए हाँ सच भी है। लेकिन उसको बिलीव करने के लिए काफी कम न्यूज चैनल्स है जो एक्चुअली में उसको हमें सच में बिलीव करवा रहे हैं। ओके मैम, आप इमोशनल हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। आप कैसे देखते हैं इमोशंस को?
इमोशंस ऐसी चीजें हैं जिन्हें दबाना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी दबाना नहीं चाहिए। गुस्सा आ रहा है, गुस्से को निकाल के फेंक मत दो। वो आपका पार्ट है, जैसे कि हंसना, ब्लश करना, खुशी फील करना, खुशी के आंसू निकलते हैं। ओके वो सब इमोशंस अगर पॉजिटिव इमोशंस है तो इसमें मेरे एक्चुअली 2-3 वीडियो शायद बने हुए हैं कि कोई भी इमोशन हो, गुस्सा भी हो तो उसको भी निग्लेक्ट मत करो, उसको इक्वली एक्सेप्ट करो जैसे हमने खुशी को और बाकी पॉजिटिव इमोशंस को हमने एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करोगे तब जाके वो कंट्रोल हो पाए। उन्हें सिर्फ डाइवर्ट करना है आपको। अगर गुस्सा बहुत आ रहा है तो उस गुस्से को काम के अंदर चैनलाइज करना है। मुझे किसी ने बोला था कि अगर मुझे एक्चुअली बहुत गुस्सा आता था पहले। मुझे किसी ने बोला था कि तुझे जैसे ही गुस्सा आए ना, ग्राउंड पे जा, रनिंग कर, जॉगिंग कर, जितना हो सके गुस्सा सारा का सारा ग्राउंड पे निकाल। तो दैट इज द वे कि हम हमारे गुस्से को चैनलाइज करते हैं। इससे हमारी फिटनेस में भी एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है और गुस्सा निकल भी जाता है। हम किसी को कुछ बोलते भी नहीं है कि फ्यूचर में रिग्रेट हो हमें। तो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो भी एक तरह के आफ्टर ऑल तो हमारे ही इमोशंस है ना, उनको निकाल के फेंक तो नहीं सकते हम कैसे भी करके। तो उन्हें एक्सेप्ट करो और उन्हें चैनलाइज करो, उन्हें एक तरह से पॉजिटिव को उसके साथ बैलेंस करके चलो। तो लाइफ, जैसे आपने बोला कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए लाइफ, वो हो सकता है। मैम बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रपोजल लेके घूम रहे हैं या मोटिवेट नहीं हो रहे हैं और हार रहे हैं लाइफ से, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? लाइक जो कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं जब उनको कुछ नहीं मिलता, अचीव नहीं करते वो लोग, तो आप क्या कहोगे उन लोगों को? क्योंकि जिस तरह से आप आज बुक लिख के बैठे हो और आप बुक लिख रहे हो, आज भी लिख रहे हो, आप कंटेंट बनाते हो, लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जो अपने खुद को उस रास्ते को ढूंढ नहीं पाते जिस पाथ के लिए वो दे आर गोइंग देयर, दे वांट टू दे समथिंग, कि अगर वो कुछ चाहते हैं ना, वो ऐसा क्यों होता है? क्या है इसका मतलब? वो नेगेटिव होते हैं, उनका नेगेटिव होना जायज है मैम, हम सब समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डीमोटिवेट हो जाए कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? ओके, सो ये एक चीज है जो मेरी मॉम ने मुझे बचपन में सिखाई थी कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो तो शेयर करो। क्योंकि होता क्या है कि मन में इतनी सारी बातें भर जाती है धीरे धीरे धीरे, और ये डीमोटिवेशन जो आप कह रहे हो ना, वो इसी का पार्ट है। बिकॉज बातें चिपकी हुई रहती है, निकलती नहीं है, और वो भरती जाती है मन में। तो उसको अगर हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कहने के लिए, या फिर कोई है नहीं हमारे आसपास जिसको हम बता पाए, शेयर कर पाए, तो पर्सनल डायरी रखना स्टार्ट करो। अपनी सारी की सारी बातें, हाँ, अपनी सारी की सारी बातें उसमें लिखो। यस, और उसमें आप अपना जितना भी है सब आप अपना उसमें अपने इमोशंस है, वो क्यों आपको आया, आपको किस पे गुस्सा आया, क्यों आया, सब कुछ लिख दो। अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड समझ के सब कुछ बता दो। एक बार आप डायरी से बात करना स्टार्ट करोगे ना, तो अपने आप आपको सॉल्यूशन भी दिखेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम बोलते जाते हैं, क्यों हमारी गाड़ी वहीं पे अटक जाती है। जब तक किसी को बताया ना, तब तक वो बातें घूमती रहती है दिमाग में। एक बार बता दिया किसी को, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो अपने आप हम धीरे धीरे स्टेप्स करते करते सॉल्यूशन तरफ पहुंचते हैं। लेकिन अगर उसी बात पे घूमते रहेंगे तो सॉल्यूशन की तरफ चल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बातें बता देना बहुत बहुत जरूरी है। या तो कोई ऐसा इंसान जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसे किसी इंसान को बता दो। या तो फिर अपनी डायरी में आप लिख दो, पर्सनल डायरी रखो। रोज रात को पूरा दिन में क्या किया वो आप एक प्रैक्टिस एक रोज की बन जाएगी ना। पूरे दिन का जो भी यहाँ पे है, जो भी थॉट्स है, जो भी पूरा का पूरा बर्डन है, सब का सब उसी दिन रात को सोने से पहले दे दो डायरी। शांति से फिर सो जाओ, तो नेक्स्ट दिन आपका बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा। ओके मैम, अभी राइट नाउ आप मुंबई रहते हैं? राइट। शुरू से? नहीं, मैं एक्चुअली पहले उमरगांव में थी। वो एक छोटा सा टाउन है गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर, तो मैं वहाँ पे थी।
मुझे मुंबई शिफ्ट हुए 5 to 6 years हुए हैं अभी, एंड अभी मैं परमानेंटली यहीं पे शिफ्ट हो गई, लेकिन मैं ओरिजिनली बॉटअप वहाँ की हूँ, मडगांव की बॉटअप। नाइस मैम, आपने काफी अच्छी चीजें बताई मेरी ऑडियंस को, आपने कई सारे एक्सपीरियंस शेयर करे। आप अपनी लव लाइफ के बारे में बताओ ना। वो कैसी है? कुछ तो होगा ऐसा जिसे हम लोग सीख सके। मैं इस वक्त मैं एंगेज्ड हूँ और मेरे फियांसे Okay. हाँ, मेरे फियांसे इस वक्त दुबई में है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो Okay. यस, मतलब है, लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो कम्युनिकेशन का गैप हुआ, कभी ऐसा फील नहीं हुआ। इट्स लाइक टाइम मिला, कॉल किया, बात की, लेकिन कभी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जो जनरली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बिकॉज होता क्या है कि एक चीज़ हम दोनों ने एक डिसाइड करके ही रखी है, जो भी हो एक दूसरे से कुछ मत छुपो, कुछ मत, गुस्सा आ रहा है गुस्सा भी Okay. निकाल दो, और सामने वाले को समझना चाहिए कि नहीं उसको गुस्सा आ रहा है, लेट हिम स्पीक, उसको बोलने दो, उसको समझने की कोशिश करो, इसको मेरी ये बात क्यों अच्छी नहीं लगती, ऐसा क्या हो गया, उसके शूज में पैर डाल के खड़े रहो, तब पता चलेगा कि मेरी कौन सी बात कहाँ गलत है। ये हम दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, या वेरी नाइस मैम। लेकिन जो मेरे क्वेश्चन है ना वो मैम अपना फ्यूचर प्लान बताओ, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान एज सच मेरा मतलब इस वक्त तो बस इतना है कि मैं फोकस्ड रहना चाहती हूँ। फ्यूचर का प्लान हम करते हैं, मेरे बहुत सारे प्लान्स मैंने भी बना के रखे हैं, लेकिन पॉइंट है कि मैं हमेशा इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं तो हम अपने स्टेप्स में कितने कंसिस्टेंट है, कितने रेगुलर है। होता क्या है, 4 दिन हम एक एक्टिविटी करते हैं, फिर 5th डे से हम सो जाते हैं, वो होता ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान्स मैंने भी बहुत बनाए, आपने बनाए होंगे, हर कोई बनाता है, लेकिन मेरे फ्यूचर प्लान में एक सबसे बड़ा जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्लान है, वो बाकी सारे प्लान में कंसिस्टेंट रहना है। मुझे एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो सुबह सुबह उठ के लग ही जाना है। वैसे कई लोग मैम फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, अपने काम पे कंसंट्रेट करते, फिर बाद में बहुत परेशान होते हैं। खैर मैम, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई, काफी कुछ सीखने को मिला। एक ऑथर क्या सोचता है, एक राइटर क्या सोचता है बुक्स के बारे में। आपकी जितनी भी बुक आपने अभी तक लिखी हैं, उसमें से कोई ऐसी फेवरेट बुक है? आपकी तो सारी फेवरेट होंगी, बट ऐसी कोई बुक है जो लिखते टाइम पे सबसे ज्यादा मजा आया, उस बुक में से हम लोग कुछ जान सकते हैं? मेरी जो अभी लास्ट बुक जो निकली है, व्हाट डू पीपल फील, वो मुझे, हाँ, क्योंकि उसकी एडिटिंग के टाइम पे भी, क्योंकि उसमें वो नॉन फिक्शन है, वो फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन है, वो लाइफ की जो भी मैंने आपको बताया कि इमोशंस के ऊपर बेस्ड है, कि हम दो लोग, अगर उसमें सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें दो लोग बात कर रहे हैं या फिर दो लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो क्यों हुआ, इनडायरेक्टली उनकी गुस्से के पीछे क्या फीलिंग छुपी हुई थी। किसी के फीलिंग ऐसी होती है कि कोई इनसिक्योर होता है, कोई फियरफुल होता है, इसीलिए उनके इमोशंस फिर गुस्से, फियर और इनसिक्योरिटी में नहीं निकलते, उनके इमोशंस निकलते हैं गुस्से के फॉर्म अलग हो गया, लेकिन रीजन तो वही है आफ्टर ऑल। तो मेरी पूरी बुक में ऐसे बहुत सारी बातें लिखी हुई है। वो बुक को मुझे एडिट करने में भी बड़ा मजा आया, क्योंकि उसको ऐसा था कि इट्स लाइक गोइंग डीप एंड डीप, वो किसी ना किसी चीज से लिंक होते ही जा रहा है। तो उसका ऐसा था कि मुझे स्टॉप करने का मन नहीं हो रहा था, तो वो बुक मैं रेकमेंड करूंगी एक बार। ठीक है मैम, हम बुक अपने ऑडियंस को सारा डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आप बुक ऑनलाइन अवेलेबल है? यस, Amazon पे अवेलेबल है बुक। ओके, वेरी नाइस। मैम, आपने अक्षय सर की बुक पढ़ी है तीनों? मैंने पढ़ी है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम हो गया वो पढ़ के, तो मुझे एकदम ओके। हाँ, एकदम जब आप उनसे मिले तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा फील, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, वो मतलब इतने रिस्पेक्टेबल पर्सन है और वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। मेन पॉइंट है कि वो हर किसी को रिस्पेक्ट करते हैं। और मैंने जस्ट उनसे बात की एंड ही वाज लाइक कि चलो चलो विल क्रिएट द वीडियो, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब हु डज दैट, कोई नहीं करता। एंड उन्होंने खुद बोल दिया, उन्होंने खुद अक्षय सर ने? हाँ, उन्होंने खुद बोला। सो ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, मैं उनको काफी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज वो सबको रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए। पता है मैम, उनको मैं काफी टाइम से सुन रहा हूँ, बहुत टाइम से सुन रहा हूँ,
हिडन हिंदू आई थी, उससे आई थिंक उससे उसके आसपास से सुन रहा हूँ। हाँ मैंने ना सर को ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करा ऐसे ही, मैंने बड़ा प्यार से मैसेज करा, हाय सर दिस इज मोक्ष और मैं छोटा सा एक स्टूडेंट हूँ, आपका आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैंने ना एक अच्छा लंबा चौड़ा अपनी पूरी भावनाएं लिख के भेज दी मैंने इंस्टाग्राम पे। रात को मैं कहीं से आया था, स्टूडियो से आया था, और मैं रात को ना ऐसे बैठा बैठा ना सर का पॉडकास्ट देख रहा, और मैंने सर को मैसेज टाइप करता गया। आप बिलीव करोगे सर का सुबह 8-9 बजे के आसपास मुझे मैसेज आ गया कि थैंक्स फॉर काइंड वर्ड मोक्ष, और हम लोग जल्दी मिलेंगे। मैं इतना खुश था ना, मतलब मेरा एक ड्रीम है कि इस पॉडकास्ट पे ना एक बारी अक्षय सर आए। मेरे वो आइडल हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। जब आपकी वीडियो उनके साथ मैंने देखी ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कहा यार मैम से बात करनी चाहिए, अक्षय सर से पता नहीं कब तक पहुंचूंगा मैं। अक्षय सर आपको प्लीज मेरे पॉडकास्ट में जरूर आना, मैं चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है। आप भी बोल दो। यस सर, प्लीज एक बार आप जरूर आना, और जब भी आप दिल्ली साइड जाओ तो जरूर आप आना इनके पॉडकास्ट में। उनकी टीम से मेरी बात हुई थी, वो भी थोड़े बिजी हैं, उन्होंने बोला हाँ मिलेंगे जल्दी। तो मैं होप में हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ कि अक्षय सर आएंगे और हम लोग बात करें। कमाल के एक्सपीरियंस उनको। खैर मैम आप बहुत ज्यादा मैम मेरे एक चीज बताओ, सपोज कि कोई लड़का लड़की मतलब कोई बच्चा बच्ची है जो भी है, स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स हैं, अगर दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू बुक, तो हाउ दे स्टार्ट कि लाइक वो बुक कैसे लिखें, कहाँ अप्रोच करें और कैसे सेल करें, या फिर बुक कहाँ प्रिंट होती है, इसका पूरा प्रोसेस आप बता सकते हैं? हाँ, इसमें कैसा रहता है कि वंस अगर आपके पास आइडिया है, मेन तो बुक के लिए एक आइडिया बहुत ज़रूरी होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, ओके। बुक का आपका जॉनरा क्या है, ये सारी चीज़ें होती है। पॉइंट नंबर 1 इज़ आइडिया, पॉइंट नंबर 2 इज़ आपका जॉनरा कि आप फिक्शन में जाना चाहते हैं, आप नॉन फिक्शन में जाना चाहते हैं, आप फिक्शन में भी क्राइम सस्पेंस में जाना चाहते हैं, रोमांस में जाना चाहते हैं, या फिर फैंटेसी में जाना चाहते हैं। फिर आपका आता है पॉइंट नंबर 3, विच इज़ कि आपको उस बुक को क्या बनाना है। आपको बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि नोवेला होती है, नॉवेल होती है, फिर ऑटोबायोग्राफी होती है। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होती है, वो कैटेगरी आप रिसर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगी। तो वो आपको एक क्लियर करना है। ये 2-3 चीज़ें आपने अगर क्लियर कर ली, फिर आप अपनी लैंग्वेज में रफ इंग्लिश, ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, रफ इंग्लिश में आप उसको लिखते जाइए, और फिर उसके बाद उसको आप रफ इंग्लिश में लिखने के बाद उसको आप फिर एडिट कीजिए। उसको अपनी बुक को 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार पढ़ पढ़ के जितना हो सके सारी मिस्टेक्स, सारे एरर निकाल दीजिए। और फिर उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट जो रहेगा आपकी बुक का, वो फिर आप जितने भी ट्रेडिशनल आपको कौन से पब्लिकेशन, दोनों पब्लिकेशन जो ट्रेडिशनल होता है और सेल्फ पब्लिश होता है, दोनों टाइप के पब्लिकेशन के जो पब्लिकेशन रहते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। वन इज ट्रेडिशनल और वन इज होता है सेल्फ पब्लिश। तो आपको ये दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउसेस में आप दोगे तो आपको एक्सपेंस नहीं लगेगा, बिकॉज वो एक्सपेंस पब्लिशिंग हाउसेस खुद बेयर करते हैं, और आपको रॉयल्टी भी ओके मतलब कोई पब्लिशिंग हाउस कुछ कुछ अच्छी देती है, कुछ कुछ नहीं देती है, लेकिन फिर उसमें आपको, बिकॉज वो मार्केटिंग और वो बुक का प्रमोशन वो पब्लिशिंग हाउसेस खुद करते हैं, तो आपको उसमें स्कोप अच्छा मिलता है। बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि उन पब्लिशिंग हाउसेस के पास ऑलरेडी बहुत एंट्रीज आई हुई होती है। तो वो लोग धीरे धीरे उनके एडिटर्स एक एक स्क्रिप्ट को लेते हैं और फिर एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। दूसरा आता है सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग में आप डायरेक्टली अमेजोन पे डाल सकते हैं। जो डायरेक्टली आपको डालना है तो वो वर्ल्ड वाइड अमेजोन पे आप डाल सकते हैं। किंडल का रहता है ऑथर सेंट्रल किंडल ऑथर सेंट्रल रहता है अमेजोन का, उसमें आप जाके रजिस्टर करके अपनी बुक अपलोड कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, आपको प्रिंट कॉपीज चाहिए। अभी ये ई बुक का हो गया, बिकॉज अमेजोन की बाकी कंट्रीज में यूएस यूके सब जगह पे अपनी प्रिंटिंग प्रेसेस है, तो वो लोग हार्ड कॉपीज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं हो रहा है ये। इंडिया में उनकी प्रिंटिंग प्रेस इतनी नहीं है। तो उसके लिए आप एक साइट है नोशन प्रेस करके, या फिर दूसरी भी पब्लिकेशन साइट्स है जैसे कि राइटर्स पॉकेट है। तो इन 2 पब्लिकेशन हाउसेस जो सेल्फ पब्लिकेशन है उनके आप कोई भी पैकेज ले सकते हो। उनके 5000 से ऐसे सब पैकेजेस है, तो उनका पैकेज लीजिए। वो अपने खुद के तरफ से नोशन प्रेस या फिर राइटर्स पॉकेट या फिर ऐसे बहुत सारी पब्लिकेशन हाउसेस है, सेल्फ पब्लिकेशन हाउसेस, जो अपने नाम पे अमेजोन पे लिस्टिंग भी कर देंगे, जो उस बुक को, आपकी बुक को अपने आप वहाँ पे प्लेस भी कर देंगे, ISBN कोड भी लगा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो इट्स लाइक कि ये एक प्रोसेस होता है कि लिखने से लेके पब्लिशिंग तक का प्रोसेस। अब आया आपका मार्केटिंग का प्रोसेस।
मार्केटिंग के प्रोसेस में आपको बुक को बहुत लोगों तक स्प्रेड करना है, तो आपको पहले तो अपने फ्रेंड सर्कल में एक बंडल बना दीजिए 50 बुक्स, 10 to 50 के बीच आप बुक्स प्रिंट कॉपीज अपने नाम पे करवा दीजिए, ऑथर कॉपीज। वो ऑथर कॉपीज आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जितने भी लोग हैं जो आपको पता है कि वो रीडर्स है और आपकी बुक को पढ़ेंगे, कोई आपके फैमिली डॉक्टर हो गए, या फिर आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कजिन्स हो गए, तो आप ऐसे उन लोगों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जितनी भी आप 50 कर पाए तो वो तो बहुत अच्छा है, आप जितनी हो सके बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए फ्री में, तो उससे आपका माउथ पब्लिसिटी से आपके सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड थिंग इज कि सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं वैसे आप पोस्ट डालिए, बुक्स के कुछ कुछ चैप्टर के फोटोज डाल के पोस्ट कीजिए कि ये मेरी बुक का चैप्टर है, तो ऐसे आपकी ऑडियंस बढ़ेगी। ओके मैम, हमारे से बात करने के लिए थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। थैंक यू मैम। मेरी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे ये पॉडकास्ट इनका अच्छा लगता है बिकॉज इन्होंने एक ये पॉडकास्ट उस कॉन्सेप्ट पे क्रिएट किया है कि हम लोगों की जो रियल स्टोरीज है उनकी बेसिस पे उन्होंने पॉडकास्ट क्रिएट किया है, विच इज़ लाइक कि इट्स नॉट ऑफ समथिंग कि बहुत ही फिक्शनल है, वैसा नहीं है। इट्स लाइक हर कोई टाइप का, और उनके पॉडकास्ट की मेन बात ये है कि उनका हर टाइप के बिजनेस को ये इंटरव्यू करके उनका पॉडकास्ट करते हैं, तो ये इनका मेन पार्ट है। तो इसीलिए मुझे इनका पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगता है। आप भी सुनिए और फील फ्री टू गिव सजेशन मेरे भी इस वीडियो पे, अगर आपको लगे तो कमेंट कर देना प्लीज। एंड यस प्लीज कि बी ऑनलाइन और लाइक करते रहे आप इनके पॉडकास्ट और मेरे वीडियोस को। और मैम आपकी बुक के बारे में बोल दीजिए प्लीज, आपकी बुक्स के लिए। यस मेरी बुक मेरे प्रोफाइल में बायो में लिंक अटैच्ड है। आपको व्हाट डू पीपल फील का अलग से लिंक अटैच है, और आपको अगर मेरी बाकी की बुक्स देखनी है तो मेरी वेबसाइट है www.pranaliveera.com। आप उस पर जाइए, आपको उस पर मेरा बायो भी मिलेगा, आपको उस पर मेरी सारी बुक्स भी मिलेगी, बुक्स के डिस्क्रिप्शन भी मिलेंगे अगर आपको पढ़ना है तो कि वो बुक किस बारे में है। और यस वो वेबसाइट मेरा सब कुछ कवर करती है, तो आप जो भी जानना चाहे तो उस वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू बीइंग विद अस, इतना अच्छा शेयर करने के लिए। आप एज अ ऑथर, एक राइटर क्या सोचता है, कुछ मोटिवेशन चीजें बताई आपने, वो चीजें क्लियर करी कि डिवोशन का मतलब क्या है, इमोशंस बताए आपने काफी चीजें बताई। सारी चीजों के लिए बहुत सारा थैंक यू। बुक ऑब्वियसली मैम हम तो सब पढ़ेंगे ही, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, मेरी ऑडियंस भी पढ़ेगी। थैंक यू सो मच मैम यूसीएस में आने के लिए। थैंक यू सो मच, नमस्ते। ओके गाइस, मिलते ब्रेक के बाद। तुम्हारा चैनल है, कांटेक्ट करो, बैठ के बात करेंगे। बाय बाय मैम। बाय।